अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। CSS हो, PMS, PMS या PPSC के किसी भी वन पेपर टेस्ट उम्मीदवारों के नज़र में सबसे जो काबिल एतमाद इदारा है वो एडवांस पब्लिशर है और उनके मालिक जनाब इम्तियाज़ शाहिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सैकड़ों किताबें तदवीन की जिनसे इस्तिफ़ादा हासिल करके लाखों तालिब इल्म जो हैं वो कामयाब हुए। तो आपका ये सफ़र कैसे उसका आगाज़ हुआ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक़ है, बचपन से एक तो मेरा बहुत ज़्यादा लव था। लव अफेयर मेरे जितने भी चले बुक्स के साथ चले और बाकी एक हादसाती तौर पे किताब लिखने के सिलसिले में आया था। CSS के एग्ज़ाम में दे रहा था तो उसमें किसी पब्लिशर ने मुझे ऐसे कहा कि जी आप क्या ये काम बुक लिख सकते हैं। तो मैंने ट्राई की, अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब मैस कम्युनिकेशन के नाम से मैंने तैयार की CSS के कैंडिडेट्स के लिए। अल्लाह का करना क्या हुआ कि उस वक्त वो तकरीबन 3 या 3.5 महीने में उसका पहला एडिशन बिक गया, सेल हो गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वरना उस वक्त ये हाल होता था कि कोई किताब जो छपती थी वो तकरीबन 5 साल, 6 साल, 4 साल के अरसे में एक उनका एडिशन ख़त्म होता था और जो 2 साल में एडिशन ख़त्म होता था उसको बहुत अच्छी बेस्ट सेलर किताब कंसिडर किया जाता था। अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। फिर इसी तरह और किताबें लिखी, एवरीडे साइंस लिखी। इस तरह करते करते फिर करंट अफेयर पे एक मैंने जो है एक सीरीज़ निकाली थी बुक्स की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बड़ी अच्छी कामयाब हुई और आज उसका तकरीबन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 112वां एडिशन जो है आ रहा है करंट अफेयर का। इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर पहले किसी और पब्लिशर के साथ था, कुछ अर्से 10-15 सालों के साथ रहा, फिर कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए। फिर मैंने डिसीजन किया कि मैंने खुद अपना इदारा बनाऊँ। अपना इदारा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। लेकिन एक चीज़ बस ज़िंदगी में मैंने रखी है कि जो भी है काम कमिटमेंट के साथ किया जाए और ऑनेस्टी के साथ किया। अच्छा सर, ये सरकारी नौकरी के लिए PPSC, FPSC, NTS की बुनियाद पर भर्तियाँ की जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी की काबिलियत को जानने के लिए ये तरीक़ाकार ठीक है? देखिए, बिल्कुल रबिश तरीका है। इस तरह फार्मूला रटा सिस्टम हमारा चल रहा है। इसमें देखिए MCQs जब से किए हैं उससे पहले सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम्स आती थी, लोग पेपर चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता था। MCQs पे सिस्टम आया है, लेकिन सिस्टम यहाँ प्रॉब्लम ये है कि MCQs में हमारी वो फार्मूला सवाल दिए जाते हैं और उसमें मेमोरी बेस्ड होती है। सर जिस बच्चे की मेमोरी तेज़ है और यानी मेमोरी उसकी तेज़ होती है नॉर्मली, जो रटा लगाता है वो कामयाब हो जाते हैं। बेसिकली MCQs का कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं है कि क्या हैं। MCQs का मतलब जब वो वेस्ट में या अमेरिका में जो MCQs तैयार होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। वो नॉलेज, ये डेट्स पूछना, फला इवेंट कब हुआ था, कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, इस तरह की क्वेश्चन वो कहीं नहीं करते। कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड पे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप इसके ज़िम्मेदार क्या हमारे तालीमी निज़ाम को समझते हैं या इस स्क्रूटनी के सिस्टम को आप इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं इसको? देखिए, क्रिटिसाइज़ नहीं मैं कर रहा, लेकिन यहाँ मसला ये है कि जिसका काम होता है जिस इदारे का वो काम नहीं करता। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह जितने हैं इसमें रिटायर्ड लोगों को रखा जाता है। अब वो हमारा कॉन्सेप्ट ये, उसके लिए ब्रीड वो तैयार ही नहीं की गई कि जो एग्ज़ाम ले उनको तैयार करे, पेपर वगैरह तैयार कराए। और अब वो जिस स्टेज से रिटायर होके आ रहे हैं तो नेचुरली कि 60 साल की उम्र जब आप आते हैं, हो सकता है नॉलेज आपका हो, बहुत होता है नॉर्मल लोगों को, पढ़े लिखे होते हैं माशाल्लाह, बहुत कॉम्पिटेंट भी होते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र में पानी बहुत आगे बह चुका होता है। अब ज़माने में देखें, जो भी CEO आपको नज़र आएगा उसके अमेज़ॉन के देख लें, आप फेसबुक के लोग देख लें, आप बिल गेट्स को देख लें, ये जब भी कामयाब हुए ये यंग थे। सर, हमारे निज़ाम तालीम में अंग्रेज़ी को प्रमोट किया जाता है। जितने भी हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, पेपर लिए जाते हैं, उनके अंदर जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो निकल जाता है। तो क्या इंग्लिश को प्रमोट करना और इसको बेस बनाकर किसी की काबिलियत जानना, और ख़ास तौर पर उस माशरे में जहाँ पर हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कौमी ज़ुबान उर्दू, क्या हम कौम हैं? ये भी देखें। अगर आप एक उर्दू भी आपकी हर जगह नहीं समझी जाती है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम ये है कि उर्दू को आपने इस लेवल पे लाए ही नहीं कि जहाँ आप में उसमें अच्छा लिटरेचर पैदा करें। इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी है उनकी, उसमें किताबें अपनी लैंग्वेज में अगर आपने करना है काम, तो उसके लिए तो आपको तर्जमे करने हैं, आपने ओरिजिनल चीज़ें देनी हैं। हम आपके पास वो फोर्स नहीं है हमारे पास कि जो तर्जमा कर सके, और अगर तर्जमा कर भी ले तो हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। एज ए मैं पब्लिशर ये बात कर रहा हूँ कि एक रिसर्च बेस्ड बुक है, अगर यहाँ हम पब्लिश होती है, कितनी छपेगी? 1100 2000 छप जाएगी, 3000 बिक जाएगी, 4000 बिक जाएगी। ऑथर की इतनी मेहनत होती है, रिसर्च बेस्ड होता है, तो उसको तो यानी कि आपको 1% भी नहीं मिल सकता। आपकी बात से एग्री हाँ, अगर हमारी मार्केट बड़ी होती तो उसमें हम लोग उर्दू को बेस ना सकते थे, लेकिन हमारी बहरहाल मैं तो कहूँगा हमारी मजबूरी है इंग्लिश। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। एक वक्त था कि हमारे भी यहाँ इवन अल्लामा इकबाल खुद जर्मनी से पढ़ के आए थे। जी एग्जैक्टली सर, तो ये भी देख लें। एक वक्त था जब दुनिया जहां के जो इल्म था उसको हमारी यहाँ की जो कौमी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान जो भी आप कहें, उर्दू थी या फ़ारसी थी, उसके अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाता था। और जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए तो वो हमारी किताबों को उठा के ले गए और फिर उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया, लेकिन हमने दुनिया के जो लेटेस्ट नॉलेज है उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल बजाय। लेकिन सर, इमरान खान का जो यकसा निज़ाम तालीम का जो एक सिस्टम मुतारफ़ करवा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो चल सकता है पाकिस्तान के अंदर, या वो बेहतर है, या पुराना निज़ाम तालीम ही ठीक है? कि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी हूँ, एज ए कॉलेज में होता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बगैर तैयारी के एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसकी तैयारी नहीं होती। हाँ, अगर इसकी तैयारी होती तो फिर बेहतर था। अब ये देखें, कुछ अर्सा ये चल रहा था। देखिए, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है ना, मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। मेरा ख्याल है कि ये मैं तो इसको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखिए जो मुल्क भी होता है उसमें लेवल होते हैं पढ़ाई के। एक तमाम कौम को एक ही तरह की चीज़ नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि हर एक के मुल्तान में वो रिक्वायरमेंट है, शहर की वो रिक्वायरमेंट है, जो उसका IQ है बच्चे का उसका और है। अगर आप सबको एक ही करेंगे, जिनका हाई IQ है उनको नीचे आना पड़ेगा। ये भी आप देखें ना, मैंने ये मेरा ख्याल में तो इसको ना, बजाय कि आप जो हाई सिस्टम था इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो सिखाते थे, बजाय कि आप ऊपर अपनी चीज़ को लेके जाते हैं, आप ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आए। मेरी ये असेसमेंट है। सर, ये बांग्लादेश और भारत, उन्होंने टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। वो इतने आगे चले गए कि पाकिस्तान उनके किसी मुकाबले में नहीं आता। तो क्या उनका तालीमी निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आगे चले गए, या कोई और उनके? देखिए, नंबर एक आप देखें ना, इंडिया की बात है कि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, नंबर 1। उसको आप उन्होंने देखे, आप रेडी वाला भी होगा तो आपसे बात करने को इंग्लिश में अक्सर बात कर लेता है। अब आप उनकी क्या कौन सी है इस बार आप कहेंगे, मतलब हिंदी उनकी हिंदी है, लेकिन हर स्टेट में उनकी अपनी ज़बान चल रही है, अपनी ज़बान ऐसे ही। ठीक है, उनकी भी हमारी इस तरह नहीं जिस तरह हम समझते हैं कि उर्दू को हम पूरी नेशनल लैंग्वेज कर दें। हिंदी उनकी है, लेकिन आप देखें फिल्में भी उनकी बन रही हैं, उसके पैरेलल कितनी उनकी इंडस्ट्री वो है, तालम है, बाकी जो है आसाम वगैरह जितनी है, सारे मुख्तलिफ हर लेवल पे उनका ना कल्चर भी डेवलप किया है। ये नहीं कि आपने उनको हिंदी को इम्पोज कर दिया और बाकी को ख़त्म कर दिया है। अपनी अपनी जगह तमाम कल्चर को डेवलप हो रहे हैं। बांग्लादेश एक कौम है, देखिए यूनिफॉर्मिटी है उनमें, हमारे में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पंजाबी में भी आ गए हम जी, सराइकी हैं, हम पोठोहारी हैं, आप उधर चले जाएँ फ्रंटियर में भी कई कौमें हैं, मतलब 3 डिवीजन बनते हैं। तो ये सब कभी हम अपने आप को पहले कौम तो बनाए ना, जब कौम बनाएंगे तो कौमी ज़बान भी बनेगी। चलिए सर, हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं कि एक बड़ा मशहूर बयानिया ये है कि जो एक बच्चा CSS की अटेम्प्ट दे लेता है
उसके बाद उसका IQ लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि उसके लिए 1 पेपर टेस्ट जो है ना MCQs टाइप ये करना बहुत आसान है। क्या ये बात ठीक है? देखिए 1 पेपर की तैयारी भी जिसने वही कर सकता है। हमारी मिसकॉन्सेप्ट्स ये हैं कि जी आपने जब वहाँ से आपने पुलिस के लिए अप्लाई किया है तो लोग कहते हैं अच्छा हम ये पुलिस के पेपर जो आए हुए हैं वही पढ़ के हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको जब तक आपकी बेसिक्स नहीं ठीक होंगी ये अगर उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग ये सिर्फ करते हैं किताब ले ली 1 पेपर की MCQs की किताब ले ली और उसमें रट्टा लगा के चले गए, पास तो हो जाएंगे लेकिन एक्सेल नहीं कर सकते। उसके लिए जब भी कोई बच्चे मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको कहता हूँ भी इंग्लिश की अलहदा तैयारी करो, पाकिस्तान फेयर की अलहदा करो, तमाम सब्जेक्ट्स की अलहदा करो, अपनी बेस बनाओ। जब ये बेस बना लोगे 6 महीने या 8 महीने या 6 महीने से लेकर 1 साल लगता है, वो अपनी बेस बनाओ। आप जिस एग्जाम में बैठोगे आप क्लिक कर जाओगे, आप उसके बाद इंटरव्यू में जाओगे वहाँ भी आप कामयाब हो जाओगे। ये अगर सिर्फ एक चीज़ पढ़ के रट्टा लगा के कोई हल नहीं। खैर मैं भी आपसे यही पूछने लगा था कि मार्केट के अंदर जो भी नई जॉब आती है उसी जॉब से रिलेटेड वो जो नोट्स हैं वो गाइड। अच्छा ये भी ड्रामा है, फ्रॉड हो रहा है कौम के साथ। होता क्या है, बुक एक ही होती है उनके पास, उसको टाइटल चेंज कर देते हैं। अच्छा मेरे इदारे के भी यानी कि मुझे हमारे पास बड़ी डिमांड आती है कि ये आप गाइड दें। मैं कहता नहीं गाइड हम नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि गाइड के लिए एक सरासर धोखा आप दे रहे हैं। आप उनकी गाइडें सारी उठा के देख लें, आप 6 सब्जेक्ट्स की गाइडें उठाएं, अंदर मैटर वही होंगे, नंबर वही, पेज नंबर वही होंगे, कंटेंट्स वही होंगे, 100% वही होंगे, सिर्फ टाइटल चेंज किया हुआ। हमारे बल्कि एक ऐसे पब्लिशर हैं बड़ा मशहूर थे, हमारे मतलब मेरे आने से पहले वही छाए हुए थे। उन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान फेयर की किताब छापी, गलती से उसके ऊपर टाइटल हिस्ट्री का लग गया। अच्छा हिस्ट्री की पूरा एडिशन और भेज दिया था, वो लोगों ने पढ़ा है को पता ही नहीं लोगों को, या लोगों के अंदर भी शोर नहीं है। अभी आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया था, उसमें आपने तरक्की की बात की थी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। उनकी तरक्की की वजह ये है कि वो हमारी तरफ गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं भागते। हमारा हर बच्चा नौजवान गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा है, एक जब, और ख़ास तौर पर उसमें जिसमें रिश्वत के ज़्यादा चांसेस हैं। पुलिस की आती है, तहसीलदार की आती है, 1.25 लाख कैंडिडेट होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं कि ये लुक्रेटिव है, इसमें पैसा मिलता है। अच्छा यही हमारी मेंटेलिटी है जिसने हमें तबाह की है। अच्छा सर, एक बड़ी मशहूर मेंटेलिटी बन गई हुई है कि पैसा हो या पावर हो, या तो पैसे की तरफ भागते हैं लोग या पावर की तरफ। लेकिन पैसा की पावर ही आ गई ना। अब पटवारी है, उसके पास मैं यहाँ हमारे पास एक स्कीम है बहुत बड़ी है, लेक सिटी के पास ही है, तो उसका मालिक और 2 पार्टनर है, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है ना वो पटवारी था। अब देखिए पटवारी को ओहदा भी आए और पावर भी आ गई, पैसा और हमारे पाकिस्तान में तो दोनों, ये अमेरिका तो नहीं है ना कि जहाँ इक्वल है, यहाँ जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। तो बात ये कर रहा था कि अमेरिका, यूरोप क्या होता है वहाँ जब स्टूडेंट, एक तो वहाँ जो एजुकेशन दी जाती है वो टेक्निकल साइड पे जाते हैं कि बच्चों को इस तरह लेके आते हैं, बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, और प्रैक्टिकल बेस होती है। हमारे यहाँ वालिदैन सबसे पहले उनको कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चा सरकारी जॉब में कर जाए क्योंकि वहाँ इजी मनी है। अच्छा अब मज़े की बात है, होता भी नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। अब वहाँ जब लोग जाते हैं बाहर मुल्कों में, जब थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल करके, टेक्निकल एजुकेशन हासिल की, 10 साल 12 साल 13 साल 4-5 लड़के मिले, कोई ना कोई इदारा बना लिया। बिल गेट्स ने क्या किया था, यही किया था ना। वो लोग ये करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आप कहते हैं, वो करते हैं। हमारे क्या था, हमने भागना जॉब की तरफ। जॉब आपको सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी औलाद को भी तबाह करेगी। ये चीज़ याद रखें। अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको बजाय रवायती तालीम को छोड़ के टेक्निकल तालीम की तरफ आना पड़ेगा, और ये नौकरियों की भागदौड़ ख़त्म करनी पड़ेगी। नौकरी याद रखिएगा, मैं अब जो स्टूडेंट मेरे पास आता है मैं उसको ये कहता हूँ, मैं कहता बेटा
8वें 10वें 12वें 14वें ग्रेड की जॉब के पीछे भागने से बेहतर है तुम रेडी लगा लो, तुम खोखा लगा लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाओगे। Exactly. तुमने जहाँ से तुमने एंड होगा तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट होगा, उनका लोएस्ट पॉइंट होगा। अब देख लें, स्टोर देख लें, अलफता देख लें, जलालसन देख लें। जलालसन हमें पता है घुमटी बाजार में इनकी इससे भी छोटी बेकरी होती थी जलालसन, ये अब जलालसन तो उससे जलाल बेकर्स होते थे। इस एरिया की बेकरी होती थी, छोटी सी बेकरी है। अब वो देखे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जब तक ये कौम नौकरियों के पीछे भागती रहेगी आपकी तरक्की नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा आपका अलमिया है। और नौकरी होती है बिलो एवरेज बंदे के लिए, ये भी सरकारी नौकरी जो है बिलो एवरेज बंदे के लिए होती है। एवरेज बंदे के लिए है प्राइवेट जॉब जिसमें आप compete करते हैं। और अगर आप अच्छे हैं तो फिर या आप बिजनेस करेंगे या आप सिविल सर्विस में जाएंगे। ये दो आपके लिए। सर आपने 2 दफ़ा सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया, एलोकेशन भी हुई, लेकिन आप उसमें आपने एक्सेल नहीं किया। बस उसमें मेरा ये था कि अगर आनी है जॉब करनी है तो डीएमजी वगैरह आएगी तो मैं करूँगा, डीएमजी नहीं आएगी तो नहीं करूँगा, या इनकम टैक्स या जैसी जो अच्छी जॉब्स थी। बट बैड लगती कि एक मरतबा मेरी रेलवे में आई, दूसरी मरतबा पोस्टल सर्विस आई, तो उस समय रोज़ाना जंग में था, अच्छी पोस्ट पे था, सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ने मेरे से बहुत अच्छा फ़ैसला करा, अल्लाह ने फ़ैसला किया था और बहुत अच्छा फ़ैसला किया। क्योंकि उसके बाद मैंने टीचिंग की तरफ आ गया हूँ। तो टीचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन इस चीज़ की है कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं हलाल खा रहा हूँ, और मेरे पे कोई फोर्स ऐसी नहीं आ सकती कि जो मुझसे गलत काम कराएगी। जबकि अगर मैं सिविल सर्विस में चले जाता, हो सकता है पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते मुझे। सर आपने सहाफ़त में वक्त लगाया, लेकिन उसको छोड़ने की वजह क्या बनी? क्या आप उसकी जो इनकम थी उससे ना खुश थे, या वो जो सिस्टम था वो आपको सूट? जी, इनकम तो थे ही नहीं थे सहाफ़त में उस वक्त, मतलब मैक्सिमम 3-4 हज़ार अच्छे से अच्छी जो गैस्टेड मान जॉब्स होती थी यही होती थी। तो दूसरा ये तरीका होता था, ठीक है आप फिर अनफेयर मीन से कमा लें पैसे, यानी कि आप भी खाओ तसाने में। हाँ जी, तो आजकल भी होता है। आजकल तो बहुत हो गया ना। एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा है कि ये सहाफ़त नहीं थी, ये दुकान नहीं है। बोर्ड मुख्तलिफ हैं, मोटिव सबके अपने हैं। आपने कौन कौन से अखबार में काम किया? मैंने द नेशन से मैंने छोटी सी जॉब स्टार्ट किया था। उसके बाद जंग, नवाए वक्त, उसके बाद साथ मैंने जब पाकिस्तान रोज़नामा पाकिस्तान उसको ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने जब दिन का आगाज़ हुआ था उसको फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर आखिरी मेरी जो जॉब थी दोबारा फिर नवाए वक्त में मैंने उसके फिर लेक्चरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, इसमें मेरी सिलेक्शन हो गई, तो फिर मैंने वो फील्ड छोड़ दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा मेरा मतलब फ़ैसला कराया हुआ है कि ये इसमें मुझे अब ऑनर भी है एज आ टीचिंग। ये जो किताबों के लिए मवाद आता है ये कहाँ से लिया जाता है? मतलब जैसा कि अब पीपीएससी के कुछ 1 पेपर एग्ज़ाम्स हैं, वो तो पेपर भी बाहर नहीं आने देते, फिर उन्हीं पेपर्स को ये कंपाइल करके तो बुक्स बना देते हैं, तो ये कहाँ से लेते हैं मवाद? ये जो पीपीएससी वगैरह सवाल है ना जी, ये उनके अपने नहीं थे। अच्छा, ये हमारी किताबों से लिए गए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सवालात पेपर्स में आते हैं वो खुद नहीं करते, वो आपकी किताबों से लेते हैं? किताबों से लिए हुए हैं सारे। हमारे तो ये बैड लगी है, हमारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा मोतबर इदारा वो इंडिया की वेबसाइट से सवाल उठा के दे रहा होता है। अब ये अजीब ही यहाँ हमारा ट्रेंड चल रहा है कि आप इंडिया की बुक से या इंडिया की एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। आप अभी भी जो क्वेश्चन आते हैं कई मैं आपको बता सकता हूँ, आप चेक कर लें, इंडियन वेबसाइट से लिए गए। कौन सी वेबसाइट? मुख्तलिफ हैं, इंडिया बिक्स है, उसमें बहुत पहले उनकी पॉपुलर थी उनकी और पता नहीं ये 4-5 हैं जैसे। अच्छा सर, आपने कभी पेपर सेट किया है किसी कोई 1 पेपर टेस्ट या कोई से? डायरेक्ट नहीं किया मैंने, कुछ मेरे दोस्त उनके पास आता था, वो मुझे मतलब मैं उनको सारा तैयार करके देता था, वो आके दे देते थे। लेकिन ये कि कभी भी मैंने उस जो वो पेपर आए रहे उस सब मैंने ऐसा अपना मेरे पेपर पब्लिश नहीं होते थे।
सर आपने बड़ी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में, तो बड़े मुश्किल हालात भी देखे और एट दी एंड आप बड़े कामयाब राइटर हैं। तो आप जो आजकल बच्चे जो एक्सेल करना चाहते हैं, काबिल भी हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि उनको कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिस पे वो अमल करें तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है इन मौजूदा हालात के मुताबिक? देखो, अभी मैंने बताया कि अगर आपने अव्वल पे मैंने कहा है कि जॉब की तरफ जाएं ही ना, नंबर 1। अगर जाना ही है और आपने नहीं मतलब कि आपकी एक चाहते यही हैं, फिर बेहतर यही कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें। ये नहीं है कि पेपर पुराने उठाए, पेपर आप लें लेकिन उसको आप देखें कि क्या क्या उसका स्टाइल है, क्योंकि स्टाइल चेंज होता रहता है उनका, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो बेहतरीन हाल ये है कि आप मैथ के, अगर आपने मैथ क्वेश्चन के लिए पूरा मैथ की बुक से तैयारी करें प्रॉपर तरीके से, आपको लर्निंग होनी चाहिए क्योंकि वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है आप फौरी तौर पर उसको हल कर लें, आपको तरीका पता होना चाहिए, आप पढ़ के जाएँ। अच्छा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स आती हैं उनके लिए क्या कैसे तैयारी की जा सकती है? उनका ख़ास पोर्शन होता है सब्जेक्ट्स का और बाकी? देखिए जी, अगर जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब पिछले दिनों ना हमारे कॉलेज में सीट्स माली की और इस तरह की नायब कासिद वगैरह की आई थी। उसमें एक बच्चे 3-4 थे जो एक 2 डबल MA करके आया था, एक 3 MA किए थे, नायब कासिद के लिए अप्लाई किया हुआ था। जब इंटरव्यू मैंने उसको किया, हमने देखा तो यकीन करें रोना आ रहा था कि भाई इस बंदे ने कैसे 3 MA कर लिए। और मैंने वहीं नटशेल हमने वहीं इसका इन चीज़ों को यही है कि जो आज आप खेप तैयार हो रही है MSc बगैर पढ़े गाइडें पढ़ के पता नहीं किस तरीके से लोग आ रहे हैं। 3 MA करने के बजाय 4 MA करने के बजाय आप 1 MA करें लेकिन अच्छा कर लें। अच्छा कर। और अगर आपने अच्छा MA किया तो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट होगी। बेसिक बात है कि आप सब्जेक्ट भी पढ़ें, क्योंकि मुझे याद है जब मैं मास्टर कर रहा था तो एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के लिए ढूंढ के किताबें लेता था कि ये टॉपिक के लिए ये किताब पढ़नी है, इस टॉपिक के लिए ये किताब पढ़नी है। अब वो एक किताब लेते हैं, उसी के अंदर सारे 10-5 पेपर आप कवर कर जाते हैं। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो उनका ये मानना है कि वो जो कुछ किताबें लेते हैं उसमें एक MCQs को लिया, उस MCQs को पढ़ा, बजाय कि उसका जवाब ढूंढने के उसको गूगल पे सर्च किए, उस टॉपिक को पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। इसी तरह अगला सवाल पकड़ा तो उस टॉपिक को स्टडी कर लिया। तो क्या ये तरीका बेहतर है? देखिए ये तो है। देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जब स्टूडेंट आते हैं मैंने कहा आप सोचने की आदत डालें। ऐसे एक आप चाय का कप पी रहे हैं, इसके ऊपर में आप बैठे बैठे आप 20-25 सवाल तैयार कर सकते हैं। कैसे? आप चाय पीते वक्त सोचें कि चाय मैं क्यों पीता हूँ, क्यों पीता हूँ, डिमांड है बॉडी की, क्या डिमांड है कि निकोटीन है, कैफीन है, क्या इसमें चीज़ है जो आपको करती है, एनर्जाइज करती है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं। आप चाय पी रहे हैं, इसको नुकसान क्या है, ये मेडिकल एवरीडे साइंस का सवाल बन जाता है। उसका नुकसान ये है कि जी आप जब सर्च करेंगे कि कैल्शियम आपको एब्जॉर्ब नहीं होने देता या मुख्तलिफ मिनरल नहीं एब्जॉर्ब होने देता आपको उसके अंदर बॉडी में, आपको नुकसान का पता चल गया। अब इस नुकसान से बचना कैसे है? फिर आप पढ़ेंगे, चीज़ें देखेंगे, मतलब एक ही चीज़ में पढ़ते जाए, आपका दिमाग चलना चाहिए। आप सोचेंगे पाकिस्तान के किस खित्ते में पैदा होती है, जब आप देखेंगे आपका जॉब में लिखा नहीं है, इसका मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर मुल्क है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा चाय। और अगर आप फ्लावर कीनिया में पैदा होती है, इंडिया में पैदा होती है, तो क्यों वहाँ पैदा होती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, उसका कौन सा इन्वायरमेंट है। इसी तरह जब आप चलते चलते कि बिगेस्ट जो इम्पोर्टर कौन सा है चाय का, फिर आप बिगेस्ट जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है, प्रोड्यूसर कौन सा है, यानी कि साथ एक कप आप चाय पीते पीते आप कई सवाल तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं मैंने कहता हूँ, कोई भी आपको इशू आता है, पढ़ाई करते हैं, अब तो इतनी नॉलेज है, इतने इजी आपके लिए, आप उसी वक्त मोबाइल से उठाते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि आप पहला 2 पैरा जो भी आपको टॉपिक है आप सारा ना पढ़ें, 2 या 3 पैराग्राफ जो पहले हैं इंट्रोडक्शन, आप वही पढ़ लें। करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर में एक तो ये कि उर्दू अखबार मत पढ़ें,
नंबर 1। अभी हम बुरी बात लगेगी सबको, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि देखें, उर्दू अखबार ने हमारा मिजाज बहुत गिरा दिया हुआ है, टेस्ट बहुत गिरा दिया हुआ है। उसमें क्या खबरें हैं, रेप की, कत्ल की, ये है वो है, फ्रॉड की, नाराबाजी की। मैं हमेशा कहता हूँ या एटलीस्ट आप डॉन अखबार पढ़ें। अगर आप इंग्लिश को उसमें आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। चलें डॉन नहीं कोई पढ़ लें, लेकिन डेली पढ़ें, अखबार पढ़ें। जब आप अखबार डेली पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी अपनी हैबिट बना लेंगे। सर हमारे पास जो नॉलेज की एक्सेस है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो किताबें इकट्ठी कर भी लें, लेकिन इतनी उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो किताबों को खोलें और कभी पढ़ें और उस पर टाइम दें। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए और इस चीज़ की कितनी अहमियत है उनके लिए? देखिए, किताब से बढ़ के तो कोई चीज़ है नहीं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इवन विकीपीडिया की बात करते हैं, विकीपीडिया का जो मटेरियल है वो कहाँ से आया? बेस तो उसकी भी आके बुक्स ही है ना, बुक्स हैं, हिस्ट्री की किताबें और ये जितनी आपकी वो चीज़ें हैं नेट पे हैं, बेसिक बुक्स ही हैं। हमारे पास पेपर की सूरत में है, वहाँ पेपर को उन्होंने में कन्वर्ट कर दिया है। तो बुक ये है, बुक लवर ख़त्म हो गए हैं। वजह ये है कि यहाँ एक दौर आया था 77 के बाद, उससे हमें बहुत नुकसान पहुँचा है। जब मादी दौर होगा तो किताब के लिए ना पैसे बचते हैं और ना आपके पास आपका विजन बनेगा, ना आपको उसकी फ्लेवर आपको पता चलेगा। सर एक वक्त था कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे बड़े नाम पैदा हुए, जिनमें तारक अजीज़ थे, अनवर मसूद थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब थे, और भी बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपना जो है ना अपना लोहा जो मनवाया बड़े सगीर में और पूरी दुनिया में। लेकिन अब वैसे लोग नज़र नहीं आ रहे, हालांकि इतनी प्रोजेक्शन है, इतने लोग, इतने मीडियम, इतने फास्ट हैं, उसके बावजूद लोग सामने नहीं आ रहे, इतनी काबिलियत नज़र नहीं आ रही। आपने भी जिक्र किया कि 77 का एक वो डिफरेंस आया, मार्क डिवीजन आई। वो क्या डिवीजन थे? हमें भी वो डिवीजन नज़र आती, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं कि वो कैसे डिवीजन थी और क्या डिवीजन थी। इस लेवल पे जाके, क्योंकि इस्लाम का जो है ना कॉन्सेप्ट हमारा जो है इस्लाम का, उसमें कि आप स्टेट के ज़रिए आप नाफिज नहीं कर सकते। ये हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्जी है। अब जब हर चीज़ क्रश कर दी गई, आज़ादी क्रश कर दी गई, जब बोलने की आज़ादी आपकी ख़त्म हो जाती है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर लिखने की भी आज़ादी ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई ब्रीड आपकी आई ही नहीं। अब नूर मकसूद को देख लें, ये पूरा फैमिली कब से थी? 77 से बहुत पहले की थी। एग्जैक्टली। क्या मुझे बताएं 77 के बाद कोई आपका अच्छा शायर आया है? बिल्कुल नहीं। कोई आपका अदीब अच्छा है? अगर कोई आया है, थोड़ा बहुत वेव चली है शायरी की भी, लेकिन वो भी हंगामी थी, उसमें वो जान नहीं थी शायरी की। एक नई इस्तिलाह आ गई, आज़ाद शायरी। आज़ाद शायरी देखो सबसे मुश्किल काम है। अब नून राशिद को पढ़े पता चलता है आज़ाद का मतलब वो ये नहीं होता कि मदर बिदर आज़ाद, वो भी इतने सांचे हैं उसके। और उनके नून राशिद के आप पढ़े, आपको पता चलेगा आज़ाद शायरी होती क्या है। सर हमने एक जगह पे पढ़ा था कि हमारी एक पूरी जनरेशन को जो है ना वो जंग में धकेल दिया गया बाय फोर्स। वो एक गैप ऐसा आया कि उसके बाद अगली जनरेशन आई, वो पिछली को मिल नहीं सकी। ये बात की जाती है जो अफ़गान वार थी रशिया के साथ, उसमें हमारे मुल्क के अंदर से मुजाहिदीन की फ़ोर्स निकाली गई, एक पूरी जनरेशन थी नौजवानों की, उसको निकाल दिया गया। वो ऐसा गैप है जो आज तक कवर नहीं हो सका। देखिए, मैंने अब एक बात की थी शुरू में, ये उसी में कवर करती थी कि जिस इदारे का जो काम है वो खुद नहीं कर रहा, वो दूसरों, वो इदारा अपने जो उसको खुद करना चाहिए वो खुद नहीं कर रहा, तो दूसरे इदारा को का काम खुद कर रहा है, और जो उसका अपना काम होता है वो दूसरे से कराता है। ये चीज़ मसला है। हमने जिस काम में जो इदारे बनाए हैं स्टेट के होते हैं, अगर वो वही काम करते रहें तो आपने कहा तरक्की की जो हमारी तरक्की रुकी हुई है तो इसी वजह से रुकी हुई है। जो स्टेट ने जो काम करने थे वो नहीं किए, स्टेट ऑर्गन्स ने, जुडिशरी ने अपना काम नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम नहीं किया, फ्यूडल ने अपना काम नहीं किया। अब फ्यूडल के पास कितनी चांसेस थे कि मैकेनाइजेशन की तरफ आ जाता,
इसके बाद इतना पैसा था, सब कुछ था, आपको मैकेनाइजेशन कर लेता अपनी ज़राअत की, एग्रीकल्चर की, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सर आपने शायरी की बात की तो आपके चेहरे पे जो खुशी थी उससे अंदाज़ा हुआ कि आपको शायरी से अच्छी खासी रग़बत है। मेरा सब्जेक्ट उर्दू है, जो मैं पढ़ाता हूँ, शायरी मेरी रगों में है। ये मतलब कि मैं खुद शायर नहीं हूँ, लेकिन शायरी बहुत पढ़ता हूँ। क्या कभी आपको सर मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो होनी भी नहीं चाहिए, अगर हो करना है तो इश्क करना चाहिए। क्या बात है सर। हाँ जी, मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती सर। आजकल तो नौजवानों को अक्सर इश्क और मोहब्बत हो जाती है। नहीं, देखिए पहले इश्क होता था, अब सेक्स होता है। अब ना इश्क होता है ना मोहब्बत होती है, अब ओनली एंड ओनली सेक्स। पहले प्यार भी होता था, मोहब्बत भी होती, लस्ट रह गई है, इश्क मोहब्बत निकल गई। नो। अब देखे ना, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, हमारा ये हाल है। तो अच्छा, किताबों के बारे में आपको शायद बता दूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। मुझे याद है जंग में मैं काम करता था, नाइट शिफ्ट होती थी। बाद 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मैं शाम को निकला हूँ 4 बजे, 6 बजे शिफ्ट शुरू होती थी। तो पहले बुक शॉप से जाता होता था, ऐसे ही कभी फेरोसन पे चले गया, कभी कहीं चले गया। जेब में लिमिटेड पैसे होते थे। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे पास ऑप्शन थे कि या मैं पेट्रोल डलवाऊँगा या मैं बुक खरीदूँगा। अगर बुक खरीद लेता हूँ तो पेट्रोल नहीं डलवा सकता। मोटर बाइक में 70 होती थी, उसमें भी नहीं। मैंने बुक खरीद ली थी दोनों मरतबा। और रात को मुझे पता है, एक ना फिरोजपुर रोड से मैं पैदल चल के आया मोटर बाइक को साथ लेके। एक मरतबा मैंने गालिबन बुजंग चुंगी से, ये शायद उसी एरिया से गंगाराम के पास से पैदल मोटर बाइक में। रिहाइश कहाँ थी आपकी? समनाबाद में। तो देखिए, वो एक था ना, अल्लाह ताला एक प्यार था किताब से, उस किताब ने मुझे कहाँ पहुँचा दी है। अब किताब से प्यार कोई नहीं करता। ज़िंदगी का कोई खुशगवार लम्हा और सबसे मुश्किल तरीन लम्हात? जब मैं 9th क्लास में था ना, तो मेरा एक दोस्त था, उसने कि बच्चों को, उसे इमरोज़ मशरिक बनवाए, 3 अखबार होते थे, जंग तो होता नहीं था। तो मेरे दोस्त ने ला के दिखाई कि क्लास में कि मेरा ये छपा है, लतीफ़ा छपा है मेरे बच्चों के अखबार में। अच्छा, मेरे ज़हन में क्या बन गया, ये बात काम ये कर सकता है, तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे मेरे ज़हन में आया कि मैं भी कर सकता हूँ ये काम। तो मैंने ऐसे कहानी कोई लिखी, पोस्ट कर दी, महीने बाद छप गई इमरोज़ में। इस तरह फिर मैंने क्रेज़ मेरा हो गया, मैंने लिखता गया, भेजता गया। और 1 साल के अंदर ऐसा हुआ था, इमरोज़ मशरिक नए वक्त बच्चों के सफ़े में मेरी हर चीज़ ज़रूर आती थी कोई ना कोई। ये मेरा आगाज़ था इसका, मतलब काफ़ी समझ लें या जो भी समझ लें, एक था दिल में। उसके बाद FSC तक आया। FSC तक जब पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कि इंजीनियरिंग में जाता। हमारे साहब ने कहा BSc करो। मैंने कहा जी मैं BSc नहीं कर सकता, मैं BA करूँगा, फिर MA करूँगा। इस तरह मैं ईजी हो के CSS का एग्ज़ाम दे लूँगा। उन्होंने कहा जी या तो हमारी फैमिली में या हम BA वगैरह नहीं कराते होते, या BSc करोगे या जॉब छोड़ दो स्टडी। मैं स्टडी छोड़ देता हूँ। स्टडी मैंने छोड़ दी, जॉब्स की डिफरेंट प्राइवेटली करता रहा हूँ। और फिर मास्टर में दाखिला भी लिया, एडमिशन लिया, साथ नौकरी की अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स भी किया, MA पॉलिटिकल साइंस भी किया, MA उर्दू भी किया, MA पंजाबी भी किया, साथ साथ जॉब भी की। तो अल्लाह ताला ने फिर इस मुकाम पे पहुँचा दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन ये है, बस एक चीज़ मेरी ये है, हमेशा जो मैं खुद करता हूँ और सबको एडवाइस करता हूँ लाइफ में, कि अगर आपने लाइफ बनानी है, एक कमिटमेंट ज़रूर होनी चाहिए आपकी, ऑनेस्टी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि आपने कोई इदारा बनाना है, आपने कोई मकसद हासिल करना है, ये छोटा मोटा जॉब कोई मकसद नहीं है। अगर कोई मकसद आपने ज़िंदगी बनानी है अपनी, तो आपको कुछ ना, अपनी जो काम करें कमिटमेंट के साथ करें। चोर भी काम करता है, डाकू भी, वो भी जो कमिटमेंट के साथ काम करता है वो कामयाब वही होता है। हमारी ये कमिटमेंट कोई नहीं होती काम से, ऑनेस्टी कोई नहीं होती। ये कामों को थोड़ा क्लिक करके चल गया तो हमारी कौम की आदत है कि हम 2 नंबरी पे आ जाते हैं। इस चीज़ से अवॉइड करें।
मुश्किल रास्ता इख्तियार करें, लेकिन मुश्किल रास्ता आपको मंजिल पे पहुंचाएगा। तो बहरहाल यही नटशल है कि शॉर्टकट मत सोचें कभी ज़िंदगी में। जब भी सोचें परमानेंट चीज़ सोचें, मेहनत की आदत डालें। जो कि प्रॉब्लम आ रही है, हम मेहनत की आदत नहीं डाल रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा एज ए टीचर मैं समझता हूँ पेरेंट्स कसूरवार हैं। एज ए टीचर मैं देखता हूँ जब हमारे पास बच्चा आता है, हम जब स्टूडेंट्स थे, जब टीचर हमारे सामने आते थे, हमारे कॉरिडोर से गुजर रहे होते थे, तो जब तक वो टीचर चले नहीं जाते थे हम वहाँ से परे हटे रहते हैं। और आजकल मैं देखता हूँ चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, खड़े हुए हैं, टीचर का रास्ता गुजरने का नहीं है तो फिर भी उन्होंने रास्ता नहीं देना। अब ये कहाँ से तरबियत लाएं? माँ बाप तरबियत नहीं दे रहे। बाप जो है भाग दौड़ में मसरूफ़ है, माँ जो है फेसबुक पे ड्रामों में मसरूफ़ है। मीडिया ने इसको अपना कैप्चर कर लिया हुआ है, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है। आज भी मैं कहता हूँ आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और औलाद को फ्रेंडली बनाएं, उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें। आपकी औलाद हमेशा डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत अच्छी निकलेगी। सर वैसे तो हमारा इंटरव्यू इस वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। अभी आपने बात की लड़के और लड़कियों की, क्या को एजुकेशन के आप हक में हैं? क्या ये अच्छा निज़ाम तालीम है या आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है जेंडर वाइज अगर बात करेंगे, लड़के नुकसान में जा रहे हैं। मैंने हमारी BS 4 ईयर शुरू की है। अब दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे माशरे को बर्बाद किया जा रहा है। इमेच्योर बच्चे होते हैं, BS 4 ईयर में आते हैं। अब मैंने एक क्लास देखी, उसमें से 3 लड़के थे, हालांकि बॉयज़ कॉलेज हमारा मेल कॉलेज है, 3 लड़के थे और कोई 33 या 34 लड़कियां थी उस क्लास में, मेल कॉलेज में। अब ये देखें, जहाँ बच्चियों को तालीम लाजमी देनी चाहिए, उनको कोई कसर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली घर चलाना है। लड़के लायक हो ना लायक हो, घर कल को फैमिली सिस्टम लड़के नहीं चलाना है। उसको रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, नंबर कम लेते हैं, आप उनको मेल कॉलेज में मेल के लिए रखें। चाहे नंबर कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, वहाँ सारे मेल बच्चे लड़के जाएं। अब उनकी सीटों पे लड़कियां आ गई हैं। तो इवन हमारे स्टाफ में मेल कॉलेज में फीमेल को लाया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट 4, 5, 6 फीमेल आ जाती हैं। अब वो हमारे जो सीटें हैं वो भी कम होती जाती हैं। जहाँ हमारा हक था बंदे का, यानी कि बंदा है वो जाके मुरीद के कॉलेज में जा रहा है या मुल्तान साइड में जा रहा है कहीं, या अपर साइड में जा रहा है, वो तो वहाँ शिफ्ट होना पड़ा उसको। जबकि ख़वातीन है वो हमारी सीटों पे आगे बैठी हुई है। तो आप इसका सलूशन क्या समझते हैं कि कोटा सिस्टम होना चाहिए या मेल कॉलेज के अंदर मेल होना चाहिए? और मेल तो सिंपल बात है, मेल में मेल, फीमेल में फीमेल। देखिए आप, लेकिन फीमेल कॉलेजेस कम है, फीमेल स्टूडेंट भी तो कम है। बच्चे फीमेल लड़कियां नंबर ज़्यादा ले लेती हैं। देखिए आपको शायद पता नहीं इस चीज़ का, अब लड़कियां प्रेफर कर रही हैं कि जो मेल कॉलेजेस हैं हम वहाँ जाएं। उसकी क्या वजह है? ये लड़कियों से पूछिए, उनको क्या वहाँ चाम नजर आता है। देखिए उसमें बहरहाल अपनी अपनी होती है ये इसमें। और दूसरा बाकी ये कोई हल नहीं है कि आप लड़कियों को लड़कों के कॉलेज में, ठीक है। हमेशा दुनिया में जहाँ मर्जी देख लें, धरती के मुताबिक सिस्टम होता है। एग्जैक्टली सर, ठीक है। हमारा सिस्टम पंचायत का था, थोड़ी बहुत खराबियाँ होती थी, लेकिन जो हमारा अदालती सिस्टम आज है इसका उनका ब्रिटिश का, इसमें क्या हो रहा है? क्या किसी को इंसाफ मिल रहा है? तबाही। जिसको तबाह करना हो, जो कसूरवार है वो तो वहाँ जाके फ़ायदा उठाएगा, जो क्रिमिनल वहाँ उनको फ़ायदा हो जाता है, और जो बेचारे मजलूम हैं वो वहाँ रूल के रह जाते हैं। तो हमारा सिस्टम अच्छा नहीं था, हमने अपना के क्या किया है। जमहूरियत देख लें, यूरोप ने कितने ममालिक है,
हर मुल्क कंट्री ने, हर स्टेट ने अपने मुताबिक, लोगों के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक टेलरिंग करके जमहूरियत बनाई है। अमेरिका में देख लें, जमहूरियत और है, बेल्जियम में और है, स्वीडन में और है, जर्मन में और है, ब्रिटिश में और है, फ्रेंच में और है, फ्रांस में और है जी। क्या सबने एक ही तरह की जमहूरियत लगाई है? बिल्कुल नहीं। और फिर क्या हमारे ये जमहूरियत है? एक तो सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लंडे का कोट उठा के पहन लिया बगैर उसको फिट किए, हमें अच्छा नहीं लगा सूट लंडे का, तो है साइज़ हमारे पर पूरा नहीं आ रहा, हमने अपने मुताबिक किया नहीं। हमें चाहिए था अपने मुल्क की धरती के सिस्टम के मुताबिक चलते हैं और ये देखते क्या इस कौम की रिक्वायरमेंट क्या है। आज यही देख लें सऊदीया में क्या हो रहा है, वहाँ थोड़े अर्से तक जो जिस तरह की, क्योंकि उनका मिजाज नहीं है जमहूरियत। आज तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? किताबें देखें, अभी अगर इसको 111 तो इसकी किताबें आ गई कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की मेरी, अब 112वां आ रही है। मतलब इसमें सारे चेंज होती है, सिर्फ नाम सेम है, नंबर चेंज हो जाएगा और सारी ये 26 ईयर एक्सीडेंस 111 बुक नंबर, ये इसका कंटेम्प्रेरी। ठीक है। और बाकी मैं 150 से ज़्यादा मेरी किताबें हो चुकी हुई हैं जी। 150 से ज़्यादा ही हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ सारे वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। फर्स्ट बुक आपकी जर्नलिज्म पे थी? हाँ जी, मैथ कम्युनिकेशन थी मेरी। आप आजकल के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जानवरों की तरह ज़िंदगी मत बसर करें, इंसानों की तरह बसर करें। ये मैं इसलिए कहता हूँ, जानवर जो है ना, जब घर से निकलता है वो एमलेस होता है और एमलेस ही वापस आ जाता है, जबकि जो इंसान है उसको हमेशा टारगेट के ऊपर काम करता है, मंजिल का तयन करता है कि मैंने घर से निकलना है, मैंने टाउनशिप जाना है, मेरा ये रास्ता होगा, मैंने इतने बजे तक वहाँ पहुँचना है, उसी के मुताबिक तैयारी करता है, फिर वापस आता है, उसके प्लान करके चलता है। जबकि जानवर को जिधर हंकाएंगे वो उधर चले जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी में जहाँ भी आपने, क्योंकि जितने मैंने स्टूडेंट देखे हैं, बस वो ये चंद एक जो होते हैं जिनको जेन में डाल दिया जाता है कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके अलावा बाकी कहते हैं जहाँ दाखिला मिल जाएगा हमने वहाँ चले जाना है, जितने दाखिला मिल गया उत्थे से चले जाओगे। तो यही बर्बादी के बाद, आप जब मैट्रिक में आते हैं आप अपना मंजिल को तयन करें कि मैंने फर्स्ट में ये बनना है, ये नहीं बन सका, हमारे एप्टीट्यूड क्या है, अपना एप्टीट्यूड देखें आपको किधर दिलचस्पी है। और दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि आप पढ़ें, जो मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन पढ़ें। और आपको शायद अच्छा किसी को लगे ना लगे, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, भाई उर्दू के बगैर आपका गुजारा हो सकता है, इंग्लिश के बगैर नहीं होगा, इंग्लिश में ग्रिप करें। मैं खुद उर्दू का प्रोफेसर हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ, क्योंकि उर्दू इन्फोर्स करके नहीं पढ़ी जाती है, हमारी उर्दू को वो तो वैसे ख़त्म हो गई। जो हमारा नावल होते थे, शायरी होती थी, ना उसका मिजाज है, ना उसके हालात हैं, वो ख़त्म चीज़ें हो गई ना ही उतना। और इसको मैं कहता हूँ पोस्ट ह्यूमन एरा है इस वक्त। पहले लास्ट में ह्यूमैनिटी थी, अब ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई, पोस्ट ह्यूमन एरा में हम चल रहे हैं। मैं आपकी बात को बैक करूँगा, जो अवेलेबल नॉलेज है वो अंग्रेज़ी में है, इसलिए हमारे लिए अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है। अब मुझे बताया ना, पाकिस्तान फिर भी आपने पढ़ने हैं, वो भी अंग्रेज़ी में ही। आपको जो क्वालिटी का ऑथर होगा ना वो इंग्लिश में लिखेगा जी, जो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता वो उर्दू में अक्सर का उनकी ग्रिप भी नहीं होती। तो इसलिए इंग्लिश वाला अब खुद देख लें, जो एक डॉन का जो लिख रहा है, जो द न्यूज़ में लिख रहा है, और एक तरफ जो जंग में लिख रहा है या न्यूयॉर्क में लिख रहा है, उनके कैलिबर में कितना फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। फिर जंग पढ़ेंगे, उर्दू अखबार आप पढ़ेंगे तो आपका मिजाज बड़ा ख़राब कर देगा जी। आप इंग्लिश का अच्छा अखबार पढ़ें, आपको ज़हनी आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए पढ़ें और अपना मंजिल का तयन करके चला करें ज़िंदगी में।